गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप सोलंकी आप सभी का नालंदा वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। और पहला जो अध्याय है हमारा, उसकी जो प्रश्नावली है 1.1 वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में सबसे पहले है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है परिमेय संख्याएं, एक होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। एक अपरिमेय संख्याएं और एक परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, उसके बारे में देखो। तो परिमेय संख्याएं जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी बटा वाली जो हमारी संख्या है, हर का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान हमारा 0 है तो इसका मतलब है कि वो एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और परिमेय संख्याओं में हम किन किन संख्याओं को शामिल करते हैं, तो वो देखो। परिमेय संख्याओं में देखो, सबसे पहली है प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और ये एक से लेकर कहां तक चलती है? अनंत तक। एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने, वो है पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। कौन सी है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। कहां से? 0 से। 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक चलती हैं? अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ पूर्ण संख्याओं में हम क्या कर देते हैं? 0 ऐड कर देते हैं। 0 ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं, और अगर 0 ऐड ना करें, 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तीसरी जो संख्या है वो है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में वैसे तो अपने कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन दोबारा देखो पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक संख्या रेखा के ऊपर जब हम पढ़ेंगे तो बीच में क्या आता है? 0। और 0 के लेफ्ट साइड के अंदर हमारी कौन सी? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक संख्याएं। कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। और राइट साइड में हमारी कौन सी? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्याएं मतलब प्लस की संख्याएं। धनात्मक संख्या मतलब प्लस की संख्याएं। तो प्लस की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। और जो हमारी माइनस की संख्याएं होती हैं इनको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को मिलाकर किसका? पूर्णांक का निर्माण होता है। यानी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और ये कहां तक? ये -1 से अनंत तक, और प्लस का 1 से भी कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चलो, पूर्णांक। पूर्णांक कहां तक? एक तो -1 से लेकर कहां तक? अनंत तक, और एक +1 से लेकर ये कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी संख्या है वो है हमारी दशमलव संख्या। कौन सी? दशमलव संख्या। दशमलव संख्याओं को भी हम किसके अंदर शामिल करते हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर शामिल करते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखो 0.2 या फिर 0.24 और या फिर 0.26। तो दशमलव संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम दशमलव को हटाएं, क्या करें? दशमलव को हटा दें, तो जैसे 0.2 है, अगर मैं दशमलव को हटा दूं तो बट्टा में क्या लिख सकता हूं? 10 इसके लिख सकता हूं। तो बट्टा में दशमलव हटेगी तो बट्टा में किसका गुणा हो जाए? 10 का। तो बट्टा में 10 लिखूंगा तो ये हमारे पास संख्या आएगी 2/10, जो कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके बट्टा में 0 नहीं है, और दूसरा हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं,
ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएगी? तो एक तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और दशमलव संख्या। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्याओं में देखो, अपरिमेय संख्याओं में हमारे पास एक तो आती है रूट वाली संख्या, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया और √5 हो गया और √7 हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर √4 को शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब √4 का हम मान निकालते हैं तो मान कितना निकल के आता है? 2 निकल के आता है, जो कि हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √4 को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ना ही √1 को इसके अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि √1 का मान कितना होता है? 1 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बाकी √2, √3, बाकी जो रूट वाली संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी, खाली किसको? पूर्ण संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी हमारी जो रूट वाली संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगली हमारी जो अपरिमेय संख्या है वो है पाई। पाई को भी अपरिमेय संख्या के रूप में माना जाता है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास ऐसी संख्याएं जो क्या है? निरंतर चलती रहती है, यानी वो जिसका कभी भी अंत नहीं होता। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 0, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, यानी ऐसी संख्याएं जो बार बार क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं क्या होती हैं? शामिल होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली 1.1 के ऊपर। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 के ऊपर। तो प्रश्नावली 1.1, तो देखो प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें संख्याएं दी गई हैं जिन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जब भी हमें संख्याएं दी हो और उन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहली संख्या देखेंगे। पहली संख्या हमारी कितनी है? 140। तो पहले का पहला प्रश्न, पहले का जो पहला प्रश्न है हमारा वो है 140। हमें संख्या कितनी दी गई है? 140 दी गई है, जिसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं को देख लें। सबसे पहले किसका? 2 का भाग लगाना है। 2 का नहीं जाए तो 3 का, 3 का नहीं जाए तो 5 का, 5 का नहीं जाए तो 7 का, 7 का नहीं जाए तो 11, 11 का नहीं जाए तो 13, और 13 का नहीं जाए तो 17, 17 का नहीं जाए तो 19, 19 का नहीं जाए तो 23, और 23 का नहीं जाए तो 29, और 29 का नहीं जाए तो 31। इस प्रकार हम अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से, और उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। 2 का नहीं जा रहा 3 का, 3 का नहीं जा रहा 5 का, 5 का नहीं जा रहा 7 का, 7 का नहीं जा रहा तो 11 का, 11 का नहीं जा रहा तो 13 का। इस प्रकार हम बारी बारी से भाग लगा के चेक करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूं अपने सवाल के ऊपर। ठीक है, तो चलो पहली संख्या है 140। इसके हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 का भाग, 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या है? 0 है। 2 का भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0। 2 का भाग फिर जा रहा है, तो 2 तिया 6, बच गया 1, उधर गया तो 10, और 2 पंजे 10। अब 3 का चेक करेंगे। 5 3 8, 3 का भाग नहीं जा रहा। 5 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 सत्ते 35। अब 7 एक अभाज्य संख्या है, और एक अभाज्य संख्या के अंदर हमेशा उसी संख्या का ही भाग जाता है, तो 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। तो इसको हमें किसके रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7, और 2 यहाँ पे कितनी बार? 2 बार,
2 का गुणा कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो इसको मैं 2 की घात 2 के रूप में भी लिख सकता हूं। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरी संख्या पे। तो हमारी जो दूसरी संख्या है, पहले का दूसरा देखो, दूसरी हमारी संख्या है 156। 156 के भी हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाएंगे, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। अब 2 का भाग फिर जा रहा है, इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग फिर लगाओ, 2 3 6, बच गया 1, 2 में 18। अब 3 का भाग चेक करेंगे तो 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 39 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 हमें पता है एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में हमेशा सम संख्या का भाग जाता है। तो 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू में 13। ठीक है, तो 2 का भाग, 2 का यहाँ पे कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार गुणा हो रहा है। तो 2 का क्या लिख दूंगा मैं इसको? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकता हूं। इंटू में आ जाएगा 3, और इंटू में कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तीसरी संख्या। देखो, तीसरी संख्या है हमारी 3825। तीसरी संख्या कौन सी है? 3825 है। तो 3825 को हम किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले भाग चेक करेंगे 2 का। तो 2 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, ये इकाई का अंक होते हैं, तभी 2 का भाग जाता है। और 3 के भाग में 3 का क्या नियम होता है? तो 3 का नियम होता है कि अगर हम संख्या के अंकों को जोड़ें और हमारे पास 3 का क्या आ जाए? एक गुणज आ जाए, यानी 3 के पहाड़े की कोई संख्या आ जाए, तो उसमें 3 का भाग जाता है। तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 के अंदर हमें पता है कि 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 7 21, और 3 पंजे 15। अब फिर 3 का भाग चेक करेंगे, 7 5 12, 2 14 और 1 15। 3 का भाग फिर जा रहा है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 425 बार। फिर अब किसका भाग जा रहा है? 5 2 7 4 11। 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5 है। और 5 से भाज्यता का नियम कहता है कि अगर इकाई का अंक 0 या फिर 5 है, तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 40, और 5 पंजे 25 बार। 5 का भाग फिर जा रहा है, तो 5 एकम 5, बच गया 3, 5 7 35। अब 17 हमें पता है कि एक अभाज्य संख्या है, तो 17 के अंदर सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा। तो 17 का भाग लगाएंगे, 17 एकम 17। अब इसके अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो 3 यहाँ पे कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार। तो इसका मतलब मैं इसको 3 की घात 2 लिख सकता हूं। और 5 का भी 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब 5 को भी 5 की घात 2 लिख सकता हूं। और इंटू में कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अगली संख्या हमारी है कितनी? 5005। अगली हमारी संख्या कौन सी है? 5005 है। तो इसके भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5005 में देखो, सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा। 3 का 5 और 5 10, 10 में 2 3 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका भाग जाएगा? 5 का, क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 एकम 5, 0 0 1। ठीक है, 0 में 5 का भाग लगाएंगे तो 0 बार जाएगा। अब 1001 के अंदर इसमें 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, अब किसका? 7 का भाग जाता है। आप लगा के चेक कर लेना। 7 एकम 7, बच गया 3 30, 7 चौके 28, बच गया 2, 7 तिया 21। अब 7 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका भाग जाएगा? 11 का भाग आप लगा के चेक कर देना। 11 एकम 11, बच गया 3, 11 तिया 33। 13 हमें पता है एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में हमेशा सम संख्या का ही भाग जाता है। तो 13 में से 13 का ही भाग जाएगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है पहले का 5वां, उसमें हमें संख्या दी है 7429। 7429, इसका भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो सबसे पहले तो 2 का भाग, 2 का भाग इकाई का अंक 24680 होना चाहिए, जो कि नहीं है, 2 का भाग नहीं जा रहा। 3 का भाग चेक करने के लिए अंकों को जोड़ो, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 7 जोड़ोगे तो 22। इसका मतलब 3 का भी भाग नहीं जा रहा, इसमें 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा, इसमें जाएगा 17 का भाग। किसका जाएगा, 17 का। 17 का भाग लगाएंगे 7429 के अंदर, किसका भाग लगाएंगे, 17 का। 17 का भाग लगाएंगे तो इसमें जाएगा 17 चौके 68, बचेगा कितना, 14 में से 8 घटा 6 और 6 में से घटा 0, 6 बचेगा, ऊपर से तारेंगे 62, तो 17 तिया 51, बच गया कितना, 2 में से घटा 1, 6 में से 5 घटा 1, ऊपर से तारेंगे 9, तो ये जाएगा 17 7 119। ठीक है, किसका भाग गया, 17, कितनी बार गया, 437 बार। ठीक है, अब इसके अंदर 17 का भाग भी नहीं जाएगा, इसके अंदर 17 का भाग भी नहीं जाएगा, तो किसका भाग जाएगा, आगे 19 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 19 का। आप चेक कर देना भाग लगा के, 19 का भाग जाएगा तो ये जाएगा 19 दूना 38, बचेगा 13 में से 8 घटा 5 और 3 में से 3 घटा 0, ऊपर तारेंगे 7, 19 दिया कितना होता है, 57 होता है। 19 दिया कितना होता है, 57 होता है। तो कितनी बार भाग गया, 23 बार। किसका भाग लगाया, 19 का। और 23 हमें पता है कि एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में हमेशा सम संख्या का भाग जाता है, तो 23 के अंदर सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा। ठीक है, और अब हम इसके लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहला हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, तो अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें संख्याएं दी गई हैं, उनका HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर और LCM और HCF का गुणा करने पर क्या दोनों आपस में बराबर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है कौन कौन सी, एक तो है 26 और एक है हमारे पास 91। एक तो 26 और एक संख्या है 91, दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक संख्या हो जाएगी 26 और एक संख्या हो जाएगी 91। ठीक है, तो सबसे पहले 26 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 13 बार, और फिर 13 हमें पता है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में हमेशा सम संख्या का भाग जाता है। उसके बाद में 91 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, किसका जाएगा, 7 का। 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 ये 21, कितनी बार गया, 13 बार, और 13 एकम 13। अब इसके जब गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 13 और इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 इंटू में 13। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है, एक तो हमें ज्ञात करना है HCF और एक हमें ज्ञात करना है LCM। एक तो HCF और एक ज्ञात करना हमें LCM। ठीक है, तो HCF के अंदर क्या होता है कि HCF के अंदर हमें कॉमन गुणनखंड देखना है, जो भी दोनों में कॉमन गुणनखंड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, और LCM के अंदर आपको क्या करना है, प्रत्येक गुणनखंड लेना है।
जो भी गुणनखंड इसके अंदर आ रहे हैं वो प्रत्येक गुणनखंड लेना है और गुणनखंड की हमें कौन सी अधिकतम घात लेनी है, यानी अधिकतम जितनी गुणनखंड की घात होगी वही हमें लेनी है। तो इसमें एक तो गुणनखंड है 2 और एक 13 और एक 7, तीन अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास और तीनों की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 1 है। तो तीनों को हम एक एक बार लेंगे, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 7 14 और 14 का 13 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 42 4 और 14 एकम 14 और 4 18, कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एचसीएफ निकल के आया 13 और एलसीएम निकल के आया 182, ठीक है। अब हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी जब मैं 26 और 91 का गुणा करूंगा और इधर हमारे पास 13 यानी एचसीएफ और एलसीएम का जब मैं गुणा करूंगा तो ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चेक करने के लिए भाग लगाओ, 26 एकम 26 हासिल गई 2 और 26 में कितना होता है 204, सॉरी 26 में 208, 208 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 210, तो ये आ गया हमारे पास 2106। इधर गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हासिल गई 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 100, 26 में 208, 26 में 208 नहीं होता, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर है एचसीएफ इनटू एलसीएम के। यानी हमें सबसे पहले दो संख्याएं दी गई हैं उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और उसके बाद में हमें दोनों संख्याओं का गुणा करना है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा क्या वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है या फिर नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो हैं, एक तो है हमारे पास 26 और दूसरी संख्या है 91 और दोनों का हमें क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम क्या निकालेंगे, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 2 का भाग जा रहा है 13 बार और 13 में जाएगा 13 का, फिर इसमें 7 का भाग जा रहा है कितनी बार, 13 बार और 13 में जाएगा 13 बार। अब इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 इंटू 13 और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 इंटू में 13, ठीक है। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इनमें कॉमन गुणनखंड देखना है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है जो दोनों में एक जैसा गुणनखंड हो। तो 13 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 13। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम के अंदर हमारे पास गुणनखंड के अंदर जितने भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं आएंगी उसकी हमें अधिकतम घात लेनी है। जैसे इसके अंदर एक तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है, इसकी हमें अधिकतम घात लेनी है। तो अधिकतम घात कितनी है, 1 1 है, तो सभी को हम एक एक बार लेंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, गुणा करो 7 दूनी 14, 14 का जब मैं 13 के साथ गुणा करूंगा तो ये आएगा हमारे पास 42 4 और 14 1 14 और 4 18, कितना आएगा 182 आएगा। अब हमें चेक करना है कि संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी जब मैं संख्याओं का आपस में गुणा करूंगा और एचसीएफ और एलसीएम का भी मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा, क्या ये दोनों आपस में बराबर है या फिर नहीं है, इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहले मैं गुणा करके देखता हूं 13 और 182 का, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 2 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हासिल गई 10, 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। और 26 और 91 का जब आप गुणा करोगे तो इसका गुणा भी कितना आएगा 2366 आएगा। आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद
इस प्रकार से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके बाद में हमें जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणा के बराबर है या फिर नहीं है। तो जब भी आप ऐसा करोगे तो हमेशा जो मान आएगा हमारा वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि आपने सही किया है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके गलत हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, दूसरा है हमारा संख्याएं हमारे पास 510 और 92। दो संख्याएं हैं 510 और 92, दोनों का हमें सबसे पहले क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, दोनों का हमें HCF LCM ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4, बच गया 1 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, कितनी बार गया, 255 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो 3 का चेक करो, 5 5 10 और 2 12, 12 के अंदर 3 का जाता है, इसके अंदर भी जाएगा, तो 3 8 24, बच गया 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 का नहीं जा रहा, 8 5 13, 85, 85 के अंदर हमें पता है किसका जाता है, 5 का जाता है, 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, बच गया 3, 5 सते 35 और 17 हमें पता है एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा। अब 92 पे आ जाओ, 92 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का लगाओ, 2 चौके 8, बच गया 1, 2 छंगे 12, 40 बार जाएगा। फिर 2 बार फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 बार, और 23 हमें पता है एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का ही भाग इसमें जाएगा। उसके गुणनखंड लिखेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू 23। तो हमें इसमें देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो इसका जो हमारे पास HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के अलावा इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है LCM। अब हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास गुणनखंड है उसकी हमें क्या करनी है, अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात कैसे, तो देखो इसमें एक तो आ रहा है 2 3 5 और 17 और 23। ठीक है, तो सभी का हम क्या करेंगे, लेंगे। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो हमें क्या करनी है, 2 की अधिकतम घात लेनी है, यानी 2 को कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। तो और नहीं, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 को हमें कितनी बार लेना है, सिर्फ 2 बार लेना है। ठीक है, कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। 2 की अधिकतम घात 2 है। फिर उसके बाद में है 3 और उसके बाद में 5, उसके बाद में 5 इंटू में 5 आ जाएगा, और फिर इंटू में कितना 17 और इंटू में कितना आ जाएगा 23। ठीक है, इन सभी का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 2 का 2 के साथ 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 और किसका गुणा करना है, 17 का गुणा करना है। 60 और 17 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 17 छीके 102 और 0 का 0 आ जाएगा 1020। फिर 1020 के साथ हमें किसका गुणा करना है, 23 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, 23 का गुणा। 23 का 0 के साथ गुणा 0, 23 दूना 46, 4 और 23 का 0 के साथ 0, 4 का 4 और 23 एकम 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकल के आएगा 23,460। अब हमें जांच करनी है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो इन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर है या फिर नहीं है। तो 510 इंटू 92 बराबर है किसके, 2 इंटू 23,460 के। ठीक है, तो जब हम इसका याद करेंगे तो याद जाएगा 2 का 0 के साथ 0, 2 छिके 12, 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 26,920। आप 510 और 92 का गुणा करोगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 26,920
20 आ जाएगा, आप चेक करके देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें संख्याएं दी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है उसमें संख्याएं दी है हमें। एक तो संख्या दी है 336 और दूसरी संख्या दी है हमें 54। ठीक है, दो संख्याएं दी हुई हैं, एक 336 और एक दी है 54। ठीक है, और दोनों का हमें सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका, एक तो 336 का और एक 54 का। तो 336 का सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया 13, 2 छंगे 12, 1 बचा, 2 अठे 16। 2 का भाग फिर जा रहा है, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 का भाग फिर जा रहा है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर अब 3 का जा रहा है, 3 साते 21 और अब 7 का जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, अब 54 के अंदर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 सते 14। अब 27 में हमें पता है 3 का भाग जाता है, 3 में 27, फिर 9 में 3 का, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 7। ठीक है, और फिर 54 के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, दोनों के हमने क्या लिख लिए, अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, एचसीएम, एक तो एलसीएम और एक एचसीएफ क्या करेंगे, याद करेंगे। तो एचसीएफ के अंदर देखो हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ चीजें ढूंढनी है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा, एक तो 2 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और एक 3, एक कौन सा 3, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास 2 और दूसरा आ जाएगा 3। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, आप एलसीएम को अपने यहां नीचे ज्ञात करते हैं। देखो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम घात लेंगे। तो देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन 2 की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 4 है, लेकिन यहाँ कितनी है, 1 है, लेकिन हमें क्या लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। तो अधिकतम घात कितनी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी अधिकतम घात कितनी, 4। तो 4 बार 2 को लिखेंगे, उसके बाद में 3 है, और 3 की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो इसका हम 3 बार गुणा करेंगे। उसके बाद में एक हमारे पास आया है 7। अब 7 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो एक बार ही 7 को लेंगे। अब इसको हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 का हमें गुणा करना है किसके साथ में, 3 के साथ में। तो यह आ जाएगा 3 8 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, 144, और 144 का हमें 7 या 21 के साथ गुणा करना है। तो यह आ जाएगा 21 चौक 84, आंसर गई 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92, आंसर गई 9, 21 एकम 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 31। 21 और 9 सॉरी 30 होते हैं, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3024। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 3024। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं कि 336 और जब मैं 54 का गुणा करूंगा तो क्या वो बराबर होगा किसके, 6 इंटू किसके, 3024 की। ठीक है, तो 6 का जब मैं गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 चौके 24, हासिल गई 2 और 6 दूनी 12, 12 का आ जाएगा 12 और 6 दिया 18। ठीक है, 18124। और जब आप इसका गुणा करोगे तो इसका भी गुणा कितना आएगा, 18124 आएगा। आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न के ऊपर। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह से तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा हमारा प्रश्न है वो है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार हमें जांच नहीं करनी है, अब की बार हमें सिर्फ
HCF और LCM क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब की बार हमें कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं दी हैं। पहली संख्या है हमारी 12, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 21 है। तो हम बारी बारी से तीनों संख्याओं के सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12, 15 और 21। ठीक है, तो सबसे पहले 12 का करेंगे तो ये आएगा 2 छके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 का करेंगे तो 3 का जाएगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। 21 का करेंगे तो 3 7 21, 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड लिख लो उसकी, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके लिखेंगे तो 3 इंटू 5 और इसके लिखेंगे तो 3 इंटू 7। तो देखो तीनों के अंदर जो कॉमन है वो हमारा कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन संख्या हमारी क्या होती है, HCF होता है। तो कॉमन संख्या कितना, 3 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी हमें अधिकतम घात लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे। और 3 की अधिकतम घात देखो, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 3 की अधिकतम घात कितनी, 3 है। और 5 की अधिकतम घात 5 है, तो 5 ले लेंगे। और 7 की अधिकतम घात 7 है, तो 7 लेंगे। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको तीसरे का पहला प्रश्न करना है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न के ऊपर। ठीक है, चलो तो चलो अब हम चलते हैं तीसरे के दूसरे प्रश्न के ऊपर। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, एक तो हमें दी है संख्या 17 और दूसरी संख्या दी है 23 और तीसरी संख्या हमें दी है 29। तो देखो हमें पता है 17, 23 और 29 तीनों जो संख्याएं हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्याओं में हमेशा उसी सेम संख्या का ही भाग जाता है। तो 17 में सिर्फ 17 का भाग जाएगा, 23 में सिर्फ 23 का भाग जाएगा और 29 के अंदर सिर्फ 29 का ही भाग जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 17 इंटू 1, और इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएगा 23 इंटू 1, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 29 इंटू 1। ठीक है, और हमारा जो HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक तीनों में कॉमन है तो एक HCF हो जाएगा। और LCM की बात करूं तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई संख्याएं हैं उसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। और HCF और LCM के अंदर हमारे पास कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता तो उसका HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी जब भी हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उनमें से हमारे पास अगर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता तो उनका जो HCF होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब LCM ज्ञात करने के लिए तीनों संख्याओं को लेंगे, 17 को भी लेना पड़ेगा, 23 को भी लेना पड़ेगा और 29 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 23 और 29 का गुणा कर देते हैं। 23 और 29 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 23 निमे 207, 23 निमे 207 होता है, यहाँ से जाएगी 20 और 23 दूना 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 40 और 20 कितना, 66, तो ये आ जाएगा 667। और उसमें किसका गुणा करना है, 17 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 17 7 119, आंसर लगे 11 और 17 6 102, 102 और 11 हो जाएगा हमारे पास 113। कितना हो जाएगा, 113, आंसर जाएगी 11 और 17 6 102, 102 और 11 कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। एलसीएम कितना निकल के आ गया, 11,339। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा, 11,339। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। ठीक है, तो अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरे का जो तीसरा प्रश्न है वो है, हमारे पास 3 संख्याएं दी हैं। पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 9 और तीसरी संख्या है 25। तीसरी संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। और 9 का करेंगे तो 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 का करेंगे तो 5 का जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि जब भी हमारे पास कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उसमें एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। तो 2 की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी लेंगे, 3 लेंगे। उसके बाद में 3 की अधिकतम घात कितनी, 2 है, तो 3 की भी अधिकतम घात कितनी, 2 लेंगे। और उसके बाद में 5 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 5 की अधिकतम घात 2 लेंगे। अब इनका क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, और 72 का हमें 25 के साथ गुणा करना है। किसके साथ में, 25 के साथ में गुणा करना है। तो 25 दूना 50, 5 और 25 साते 175, 175 और 5 180 हो जाएगा। ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 1800, 1800। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। और अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न के ऊपर। ठीक है। तो चौथा प्रश्न पढ़ो सभी। चौथा हमारा प्रश्न है वो है एचसीएफ 306 और 657, दो संख्याएं दी हैं और उनका एचसीएफ कितना है, 9 है। और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जब हम संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 306 और 657 का जब मैं गुणा करूंगा तो किसके बराबर होगा, तो वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के क्या होगा, बराबर होगा। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। किसके बराबर, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ हमें दिया हुआ है। एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 9 देखो, 9 इधर गुणा में है। अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो जब भी हमें बराबर के दूसरे पक्ष में कोई संख्या लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर वो गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, और अगर भाग में है तो गुणा में चली जाएगी, और अगर प्लस की है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 9 इधर गुणा में है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये किस में आएगी, भाग के अंदर आएगी। किस में आएगी, भाग के अंदर। तो ये आ जाएगा 306 इंटू 657 और बट्टा में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इधर हमारे पास बचेगा एलसीएम। ठीक है। अब 9 से देखो ये संख्या कट रही है, नहीं कट रही। 9 से इसको काट के देखो तो 3 से काटो पहले, 3 तिया 9, और इसको काटोगे तो ये कटेगा 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6। 3 से फिर ये संख्या कट रही है तो फिर काट दो, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 चौके 12। कितने बार कटा, 34 बार। ठीक है। 34 तिया कितना होता है, 102 होता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 34 और 657 का क्या करना है, गुणा करना है, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हम करेंगे 657 और 34 का गुणा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 6 24 और 2 26, इंटू 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 6 18 और 1 19, 8 का 8, 2 और 1 3, 7 6 13, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 का 2। तो ये हमारे पास निकल के आया एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 22,338। एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आ गया, 22,338। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करनी है। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के ऊपर। प्रश्न संख्या 5 के ऊपर चलो, हमारी जो प्रश्न संख्या 5 है, हमारे जो प्रश्न संख्या, हमारे पास प्रश्न संख्या जो कौन सी, 5। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या।
इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है कि अगर मैं 6 की घात n, 6 की घात कितनी लूं, n लूं, n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन कितनी भी घात लूं 6 की, तो क्या उसका जो मान है वो 0 पर समाप्त होगा या फिर नहीं होगा, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले मैं जो 6 की घात है वो कितनी लूंगा, 1 लूंगा। माना कि n का जो मान है वो कितना है, 1 है, यानी 6 की घात अगर मैं 1 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर मैं 6 की घात 2 लेता हूं तो आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। और अगर मैं 6 का घात 3 लेता हूं, यानी 6 का क्यूब लेता हूं, तो आंसर कितना आएगा, 216 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी मैं 6 की घात जितने भी बढ़ाऊंगा तो इकाई का अंक हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब इकाई का अंक हमारा हर बार कितना आएगा, 6 आएगा, कभी भी ये 0 नहीं होगा। तो 0 कब होता है वो आप देखो, तो 0 कब होता है, तो 0 हमारे पास होगा जब उस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, या फिर उसके गुणनखंड क्या आ जाए, 5 और 2 उसके क्या हो, गुणनखंड हो। तो अगर मैं 6 के अगर गुणनखंड करता हूं तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं। इसके अंदर हमारी जो 5 संख्या है वो नहीं आती है। तो जिस भी संख्या के गुणनखंड क्या आ जाए, 2 और 5 आ जाएंगे, या गुणनखंड के अंदर 2 और 5 क्या हो, शामिल होंगे, उनका अंक हमेशा 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, तो जब मैं 6 के गुणनखंड करूंगा तो 2 इंटू 3 आएगा, जो कि 2 इंटू 5 के बराबर नहीं है, यानी 2 और 5 इसके गुणनखंड नहीं है। तो 2 और 5 इसके गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब कभी भी अगर हम 6 की घात कितनी भी लें, 6 की घात हम कितनी भी लें, तो जो अंक है, जो मान है, वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास घात चाहे हम कितने भी ले ले 6 की, उसका मान कभी भी 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम 6 के गुणनखंड करते हैं तो 6 के गुणनखंड हमारे कितने होते हैं, 2 और 3 आते हैं। ठीक है, और 0 पर कब समाप्त होता है, जब हमारे गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे गुणनखंड 2 और 5 होंगे तो अंक 0 पर समाप्त होगा, और अगर मान लो कि इसके अलावा 2 और 3 से हो रहा है तो अंक 6 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो 0 पर समाप्त कब होता है, जब 2 और 5 गुणनखंड होते हैं, और इसके 6 के गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलो अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू, यहां पे संख्या लिख रहा हूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। ठीक है, कि ये एक भाज्य संख्याएं क्यों है। दो संख्याएं हमें दी है, दोनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे, और कह रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, हमें कारण बताना है कि ये संख्या है, ये एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो कारण के लिए देखो, सबसे पहला काम देखो आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम हम देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है, और ये हमारा एक पद, और ये भी हमारा क्या हो गया, दूसरा पद। यानी जब भी प्लस माइनस होता है बीच में तो हमारे क्या बनते हैं, पद बनते हैं। तो कितने पद हो गए यहाँ पे, 1 और 2 पद हैं, और दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो हम 13 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और बाकी संख्या किसमें आ जाएगी, कोष्टक के अंदर आ जाएगी। बाकी संख्या किसमें आ जाएगी, कोष्टक के अंदर। तो 13 बाहर चला गया, अंदर बचा 7 और 11। ठीक है, आगे प्लस है तो प्लस, उसके बाद में 13 का 13 पूरा बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब पूरी संख्या बाहर चली जाती है तो अंदर हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13, कोष्टक 11 का 7 के साथ गुना करेंगे 70 प्लस 1, और उसके बाद में 13, 77 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 78, 77 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 78। ठीक है, तो जब भी आप 78 के क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, तो गुणनखंड क्या आएंगे हमारे पास, 78 के क्या आ जाएंगे गुणनखंड, तो ये आ जाएंगे 2 तिया 6, बच गए 1 दूनी में 18, 3 का जा रहा है, 13 तिया 39, और 13 एकम 13, तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 13 के अलावा 2 और 3
और कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 4 गुणनखंड आ रहे हैं इसके, 3 गुणनखंड, सॉरी कितने गुणनखंड? 3। एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 13 और एक गुणनखंड इसके अंदर एक भी मैं क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। तो कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। तो हमें पता है कि एक जो अभाज्य संख्या होती है उसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और एक वह सव्य संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो संख्या है इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 4 गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से? 13, 2, 3 और 1। कितने गुणनखंड? 4 गुणनखंड। तो इसलिए ये हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारी ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप लिख सकते हो कि इस संख्या के 2 से क्या है? अधिक 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है। और अभाज्य संख्या के हमेशा 2 ही गुणनखंड होते हैं। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं तो वह हमारी क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, चलो अब छठे का दूसरा देखो। तो छठे के दूसरे में हमारे पास संख्याएं दी हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5। अब हमें इसको हल करना है और चेक करना है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और कितने पद हो गए? 2 पद हो गए और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 में से पूरा 5 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो 5 का 5 गुणा करो, 7 संगे 42, 42 का 4 के साथ गुणा करेंगे, 42 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। कितना आएगा? 168। और 168 का गुणा करना है 2 तिया 6 के साथ में। किसके साथ में? 6 के साथ में। तो 6 8 48, 4 6 36 और 4 40, 4 6 कम 4, 6 कम 6 और 4 10। कितना आएगा हमारे पास? 1008 आ जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे? प्लस का 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1008 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 1009 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कोष्टक आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोष्टक आ जाएगा। 1008 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1009। ठीक है, जब आप इसके क्या कर दोगे? गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? इसके 1 से ज्यादा हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं इसके गुणनखंड दूं तो 1 तो हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 1009 और 1 हो जाएगा 1। अगर मैं 1009 का 1 के साथ भी गुणा करता हूं तो भी 1009 और 1 आ जाएगा। तो 1 से क्या हो गया? ये गुणनखंड ज्यादा हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। तो 3 हो गए तो 2 से क्या है? ज्यादा है और 2 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है। अतः यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 6 करना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। चलो प्रश्न संख्या 7 करते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखो कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। पथ यानी रास्ता, यानी कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर क्या है? एक रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास
कोई ये क्या है, एक मान लो ये हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है, एक खेल का मैदान बना हुआ है। एक ये मान लो कि हमारे पास एक क्या है, खेल का मैदान बना हुआ है, ठीक है, और इस खेल के मैदान के ये जो चारों ओर है, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी इस मैदान को यहां से मान लो कि इस मैदान में स्टार्ट किया जा रहा है, और इस मैदान में ये जो सोनिया है, सोनिया अगर इस मैदान का पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे इस मैदान के चारों ओर जब एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी जब रवि इस मैदान के चारों ओर क्या करता है, एक चक्कर लगाता है, मान लो ये रवि चक्कर लगा रहा है, तो रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहे हैं। कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। माना कि वो यहां से एक स्थान से क्या कर रहे हैं, दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक ही समय पर भी, एक ही समय के ऊपर मान लो एक समय है, जैसे मान लो 5:40 का समय है, तो दोनों ही एक ही समय के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और एक ही दिशा में चलते हैं, मान लो यहां से स्टार्ट किया चलना, तो इसी दिशा के अंदर दोनों क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा के अंदर चल रहे हैं। अब कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय के बाद वो दोनों एक ही स्थान पर क्या करेंगे, मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां से मान लो दोनों चलते हैं साथ साथ, एक ही समय पे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, एक को 18 मिनट लगते हैं और एक को 12 मिनट लगते हैं, तो दोनों वे कब एक साथ वापस पुनः प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 मिनट दोनों का जो समय दिया है हमें, उसका हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें पता है हम किसका प्रयोग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड का। तो एक तो हमारे पास था 18 मिनट और एक था हमारे पास 12 मिनट। तो 18 का करेंगे तो 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और 12 का करेंगे तो 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। दोनों के क्या कर दो, गुणनखंड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, एक सॉरी इसमें गड़बड़ हुआ, इसमें यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन चीज देखो, एक तो हमारे पास सॉरी हमें क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर हमें ज्ञात करना है एलसीएम, सॉरी हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, अधिकतम घात देखते हैं। तो अधिकतम घात 2 की, देखो यहाँ पे अधिकतम घात 2 की कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो हमें अधिकतम घात लेनी है, अधिकतम घात 2 की कितनी है, 2 है। और 3 की देखो, 3 की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 3 की अधिकतम घात 1 है। तो हमें अधिकतम घात लेनी है जो कि कितनी है, 3 की घात 2 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 36, यानी इसका एलसीएम निकल के आएगा हमारे पास, वो निकल के आएगा 36। कितना निकल के आएगा, 36 निकल के आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर वापस, ठीक है। तो देखो हमारे पास एलसीएम निकल के आया, वो कितना निकल के आया था, 36 निकल के आएगा, ठीक है। तो अतः जब हमारे पास 36 निकल के आया है, तो अतः हमारे पास जो सोनिया है, सोनिया तथा रवि पुनः का मतलब दोबारा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वो पुनः क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान पर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ
आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुई। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।